बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा कि फेयर ट्रायल क्या होता है। जनाब, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अभी आज ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी हैं, उनके केस का फ़ैसला यानी कि जो तोशाखाना केस जो कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जनाब हुमायूं दिलावर ख़ान के पास पेंडिंग था, उसका फ़ैसला हुआ और उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है या इमरान ख़ान साहब तो पहले ही अदम एतमाद का इज़हार कर चुके थे, तो क्या उनको फेयर ट्रायल मिला? तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फेयर ट्रायल क्या होता है और इसकी हमारे पास क्या जवाज़ है, क्या गारंटी है। तो जनाब, हमारा जो आइन है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो कि 1973 में बना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो 18वीं तरमीम है उसके ज़रिए एक आर्टिकल 10A डाला गया जिसका टाइटल फेयर ट्रायल है। जनाब, फेयर ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल से ये मुराद होती है कि जो शख्स जिस पर भी किसी किस्म का इल्ज़ाम लगता है या जिसका भी किसी अदालत में मुकदमा ज़ेर समाअत होता है या ट्रायल हो रहा होता है, तो उसको हर किस्म का मौका फ़राहम किया जाए ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। तो बेसिकली जो फेयर ट्रायल है उसके दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जो यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएं, यानी कि अक्यूज्ड यानी कि वो शख्स जो कि मुल्ज़म है उसको ये हक़ हासिल है कि वो अपने दफ़ा के लिए जो भी वो ग्राउंड्स लेना चाहे, वो जो भी पुलिस लेना चाहे वो ले सकता है। यानी कि वो हर किस्म का जवाज़ और हर किस्म की जो शहादत है वो अदालत के सामने पेश कर सकता है। इसी का जो एक दूसरा एस्पेक्ट है उसे हम बोलते हैं ड्यू प्रोसीजर, यानी कि इससे मुराद ये है कि जो लॉ ने तरीक़ाकार फिक्स कर दिया है उस तरीक़ाकार की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊँ कि अगर किसी अदालत में जो अदालती तरीक़ाकार है यानी कि जो ट्रायल का तरीक़ाकार है अगर उसको वायलेट किया जाता है, यानी कि अगर किसी शख्स का कॉम्प्रीहेंसिव ट्रायल होना है लेकिन उसकी जगह पर उसका समरी ट्रायल कर दिया जाए, तो उस ट्रायल के नतीजे में जो भी सज़ा दी जाएगी उसको अल्टीमेटली सेट असाइड होना है, चूँकि वो जो लॉ है यानी कि जो लॉ ऑफ द लैंड है या जो प्रोसीजर है वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया। तो यकीनन जनाब इस केस में भी बहुत सारी खामियां मौजूद हैं, यानी कि इमरान ख़ान साहब का ये जो जवाब है, ये जो दावा है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिल रहा, उनको ड्यू प्रोसीजर नहीं मिल रहा, शायद ये बड़ी आसानी के साथ जब उनकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी तो उसमें ये बातें साबित कर सकें। तो बहरहाल जनाब, फेयर ट्रायल जो है ये जिन्हें हम नेचुरल राइट्स कहते हैं, यानी कि वो हम कहते हैं कि किसी इंसान के जो फितरी हकूक़ है ये उनका एक हिस्सा समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनाया गया है। यानी कि आइन का जो आर्टिकल 10A है यानी कि जो शिक 10A है उसमें फेयर ट्रायल जो है उसकी प्रोविज़न रखी गई है और इससे मुराद यही है कि वो जो भी शख्स जो भी मुल्ज़म है, जो भी अक्यूज़्ड है, उसको वो तमाम कानूनी हक़ हासिल होने चाहिए जो कि उसको कानून फराहम करता है। यहाँ पर एक जो बड़ी दिलचस्प बात है कि दो बड़ी अपीरेंट किस्म की जो वायलेशंस हुई, यानी कि पहले नंबर पे जो ट्रायल है वो हेस्ट में किया गया यानी कि जल्दी में किया गया, जो कि क्रिमिनल ट्रायल में ऐसे नहीं होता। नंबर 2 पे यानी कि उनको जो विटनेसेस हैं वो भी
अपने दिफा में पेश करने का मौका ना दिया गया। और नंबर 3 पे ये है कि वो पहले ही कोर्ट जो है उस पर अदम एतमाद का इज़हार कर चुके थे। तो ये 3 ऐसे बुनियादी निकात हैं कि मैं नहीं समझता कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सज़ा दी गई है, इन 3 नकाइस की मौजूदगी में जो भी सज़ा दी गई है वो बरकरार रह सकेगी। यकीनन अपील कोर्ट जो है, जो कि हाई कोर्ट है, वो या तो इसको सेट असाइड कर देगा मुकम्मल तौर पर, और या फिर उसमें वो जो है केस को दोबारा रिमांड करेगा, यानी कि दोबारा ट्रायल के लिए। यहाँ पर जो एक चौथी बात जो मैंने आपको शायद नहीं बताई वो ये है कि इमरान खान साहब का एक ये भी ऑब्जेक्शन था कि ये जो कोर्ट है ये ट्रायल करने की मजाज नहीं है, यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इस तरह इमरान खान साहब ने 4 बड़े बुनियादी किस्म के एतराज़ात जो हैं वो अदालत के सामने उठाए, जबकि अदालत ने किसी एक जो जवाब है उसको कंसिडर ना किया और तेज़ी के साथ, यानी कि डे टू डे बेसिस पर ट्रायल करके तो इमरान खान साहब को 3 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया, और जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में उनको मज़ीद 6 माह जेल में रहना पड़ेगा। बहरहाल हमारे मुल्क में देखें जी, टेररिज्म की कोर्ट्स हैं या फिर और मुख्तलिफ़ किस्म की कोर्ट्स हैं, और ख़ास तौर पर जो टेररिज्म की कोर्ट्स हैं उनके तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो ट्रायल है वो डे टू डे बेसिस पर, यानी कि रोज़ाना की बुनियादों पर होगा। लेकिन ये एक ऑर्डिनरी ट्रायल था जिसमें कि कोई इल्ज़ामात भी कुछ संगीन नहीं थे। तो बहरहाल जिस तरीके से जज साहब ने ये ट्रायल कंडक्ट किया है, यकीनन इससे उन्होंने अपना जो सर्विस का मुस्तकबिल है उसके लिए भी बहुत से मसाइल पैदा कर लिए हैं। और उसके अलावा आम तौर पे ये भी देखने में आया है कि ये जो पॉपुलर केसेस, यानी कि जो पॉलिटिशियंस के केसेस हैं, वो जो भी जजेस फ़ैसला करते हैं तो बाद में उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उस हवाले से मैं मिसाल पेश कर सकता हूँ कि एक जज जो कि अरशद मलक थे, जिन्होंने नवाज़ शरीफ के केस का फ़ैसला किया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो जैसे ही उनने फ़ैसला किया तो उसके बाद उनको बहुत सारे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो गए या और बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। अल्टीमेटली वो फिर पुरअसरार तरीके से उनकी मौत वाक़या हो गई। बहरहाल मैं यहाँ पे एक चीज़ जानता हूँ कि जो लोग किसी भी शख्स को, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजम है, वो कोई जज है या किसी को भी अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को हर वक्त ये ख़दशा होता है कि कल को हो सकता है कि जब हमारी हुकूमत ना रहे तो ये शख्स जो है ये ख़ुद बोल पड़े कि मुझ पर किस किस्म का प्रेशर था या मैंने किन वजूहात की बेसिस पर इस किस्म का फ़ैसला किया। तो इस तरह इस किस्म के लोग जो इस किस्म के फ़ैसले मैनेज करते हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो अक्सर वो उन लोगों को जिनको वो इस्तेमाल करते हैं उनको भी रास्ते से हटा देते हैं। बहरहाल मैं तो चाहूँगा कि जज साहब जो हैं, यकीनन हो सकता है कि उन्होंने नेक नीयती के साथ फ़ैसला किया हो, लेकिन बहरहाल इंसाफ का एक मैक्सिम है जो कुदरती, यानी कि जो नेचुरल जस्टिस है, उसका ये प्रोविज़न है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, जो कि इस केस में नज़र नहीं आया। इंसाफ तो हुआ या कहा गया कि हमने बड़ी तेज़ी के साथ इंसाफ कर दिया है, लेकिन जो इंसाफ के होने के तकाज़े हैं वो पूरे ना किए गए। बहरहाल अब जनाब एक जजमेंट आ चुकी है। जजमेंट जो है उसकी कापी ये मेरे पास मौजूद है। अब ये समझ लें कि एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब इस पर जो भी कानून के माहिरीन हैं या फिर जो दूसरे पढ़े लिखे लोग हैं वो इस जजमेंट को पढ़ेंगे और वो ख़ुद इस चीज़ का एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि जजमेंट्स जो हैं उनके मतलब ये कहा जाता है कि वो ख़ुद बोलती हैं। तो ये जजमेंट ख़ुद बताएगी कि क्या इसमें फेयर ट्रायल हुआ
क्या इसमें फ़ैसला मैनेज किया गया, क्या इसमें फ़ैसला मेरिट पर हुआ या इसमें फेयर ट्रायल हुआ या नहीं। बहरहाल इस ट्रायल के हवाले से जनाब बहुत से सवालात हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है वो फेयर ट्रायल के हवाले से है, यानी कि इसमें आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हुई। तो आप बहरहाल देखते हैं कि हमारी जो इसके ऊपर जो अदालत यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इसमें क्या करती है और फिर अल्टीमेटली ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बहरहाल इसमें एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ही अपील फ़ाइल होगी तो फौरी तौर पर इस पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि आम तौर पर ये जो छोटी छोटी सज़ाएँ हैं, चूँकि अदालतों की जो कार्रवाई है वो ज़्यादा टाइम लेती है, तो उनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अगर जनाब इस जजमेंट को हाई कोर्ट सस्पेंड कर देगी तो फिर यकीनन इमरान खान जो है उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।